हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात किया था और हम लोगों ने दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको इस दोनों टाइप के रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना है तो आपको बेसिकली मैकेनिज्म आना चाहिए और मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट है उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका शेप के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप पता कर सके ऊपर से अटैक होगा कि नीचे से अटैक होगा, इक्वली लाइकली अटैक होगा या नहीं। तो सब बात अगर आपको पता है तो प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो का टाइटल है रिएक्शंस दैट प्रोड्यूसेस स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मतलब ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट टाइप का ग्रुप है। तो इस लेक्चर में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मेनली दो टाइप का एग्जाम्पल हम लोग देंगे, या कहें कि दो एग्जाम्पल इस रिएक्शन के तहत देंगे। पहला होगा एडिशन ऑफ HBr, यानी HBr का एडिशन अल्कीन पे जो होता है उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। और दूसरा एडिशन ऑफ ब्रोमीन, फिर हम लोग एडिशन ऑफ ब्रोमीन अल्कीन पे लेंगे और उसका क्या प्रोडक्ट होगा, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, What do you understand by electrophilic addition reaction? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जैसा कि नाम से पता चलता, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। अगर आपके पास कोई अल्कीन है, जैसे मान लीजिए ए अल्कीन आपके पास है, इस अल्कीन को अगर कोई एक रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, उस रिएजेंट में एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा कि पहले स्टेप में इस पे इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और एक कार्बोकटायन जनरेट होगा। हम शॉर्ट में यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहे हैं। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, जो कार्बोकटायन आपका जनरेट हुआ है, और आपका एक कंपाउंड फाइनली बन जाएगा जिसमें आपने एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया। चूँकि पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है तो ए रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए जो यहाँ अल्कीन आपने लिया है वो कुछ इस तरीके से है, सी यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन है। इसको अपने रिएक्ट कराया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल टाइप का एक रिएजेंट है। तो जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड हो गया। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट बना ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। अब देखिए इसमें जो एक कार्बन है, ये जो कार्बन है ये जो है कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इससे चारों ग्रुप लगा हुआ है वो अलग अलग ग्रुप है। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है और यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि ब्रोमीन हो सकता है, चाहे तो हाइड्रोजन हो सकता है। तो प्रोडक्ट में हमारा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन में फाइनल में एक स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ए प्रोडक्ट बनेगा ये कौन वाला स्टीरियो आइसोमर्स होगा, क्या R होगा कि S होगा, क्या दोनों बनेगा। क्योंकि ये देखिए एक कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कार्बन जो है कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये बन सकता है, इसका मिरर इमेज बन सकता, कौन बनेगा, या तो दोनों बनेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग आज के लेक्चर में एड्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है,
व्हाट प्रिडिक्शन कैन बी मेक अबाउट द कन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या कन्फिग्रेशन होगा, आर होगा, एस होगा या दोनों ही होगा, क्या कन्फिग्रेशन होगा। तो हम लोग दोनों रिएक्शन को बारी बारी से लेंगे। पहला एडिशन ऑफ HBr जो कि अल्कीन पे होगा और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे और हम लोग जानना चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट बना उसका क्या कन्फिग्रेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है द एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन टू गिव 2 ब्रोमोब्यूटीन। अगर आपके पास 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन क्या हुआ, 4 कार्बन है, 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपका 1 ब्यूटीन हो गया। यहाँ CH3 ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए आप बेसिकली, और इस पे आपने HBr से रिएक्शन किया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2 ब्रोमोब्यूटीन। तो ये आपका कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ रहा है, यानी ऐसा हो गया CH3 CH2 C, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ गया। ये हो गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप देखिए तो क्या होगा, जैसा कि हमने पहले कहा, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन छूट गया है, तो इस केस में हाइड्रोजन भी ऐड कर लीजिए। CH2C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो HBr में इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस और Br है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो E डबल बॉन्ड इस H प्लस के पास अटैक कर देगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर CH3 जो हाइड्रोजन यहाँ से आया वो यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आपका कार्बोकटायन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन माइनस का जो कि न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया। तो यही आपका प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। एक कार्बन जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अब हमको बताना है कि कौन सा कन्फिग्रेशन बनेगा इस कंपाउंड का। तो इस बात को हम लोग देखते हैं। चूँकि हमने कहा था कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको जानना है तो पहले आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है और दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कायरल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन उसमें है। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, यानी मैकेनिज्म को आप देखिए तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकटायन। पहला स्टेप के बाद कार्बोकटायन बन रहा है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा, यानी कार्बोकटायन जो है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यानी कार्बोकटायन ही मेन चीज़ है जिसको कि आप देखिएगा तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हैं। ए वाला स्पेसिस को हम लोग कार्बोकटायन कहेंगे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बोकटायन क्या है आपका, इधर साइड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं इथाइल, और यहाँ पे C है, H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे प्लस है। यही कार्बोकटायन आपके पास है, और इसी कार्बोकटायन का आपको शेप के बारे में अगर पता हो तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। तो पहले आप ये बताइए कि इस कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन से कितना ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और एक तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप जुड़ा हुआ। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटल पे 3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। आपको याद होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो शेप कैसा होता है, शेप उसका होता है प्लेनर, यानी ये जो कार्बोकटायन है प्लेनर शेप का है। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, इधर हाइड्रोजन अंदर की तरफ है और ये जो इथाइल ग्रुप है वो बाहर की तरफ है। तो इथाइल ग्रुप आपका बाहर की तरफ है और ये CH3 इधर है और इस पे एक पी लोब है, और इस पी लोब के कारण ही ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है।
और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो आपका है वो एक ही प्लेन में है। यानी कि हम लोग कहें तो ये जो पी लोब है प्लेन के ऊपर है और दूसरा जो सेकेंड हाफ है पी लोब का वो प्लेन के नीचे है। और ये तीनों ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप इसी प्लेन में है। ए प्लेन ऑफ पेपर में है और ए वाला हाइड्रोजन प्लेन ऑफ पेपर से अंदर है और इथाइल जो है प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है, मगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों ग्रुप सेम ही प्लेन में है। तो जैसे ही हमको कार्बोकैटायन का शेप के बारे में पता चलता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। हो क्या रहा है, आपको एक कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, इस कार्बन पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसी पे Br माइनस का अटैक होता है। तो Br माइनस जो अटैक करेगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो Br माइनस टॉप से अटैक करे या तो Br माइनस बॉटम से अटैक करे। तो टॉप से जब अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और बॉटम से जो अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों सेम होगा कि वो दोनों अलग होगा। तो देखते हैं हम लोग। एक और इम्पोर्टेंट बात, चूँकि इस केस में जैसा इन्वायरमेंट ऊपर से है वैसा ही इन्वायरमेंट नीचे से है, यानी दोनों साइड से अटैक का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। यानी 50% जो है Br माइनस ऊपर से अटैक करेगा और 50% Br माइनस नीचे से अटैक करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 50% जो मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट का वो ऊपर के अटैक करने के कारण बनेगा और 50% जो प्रोडक्ट है वो नीचे पे अटैक करने के कारण बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। सेम चीज़, आपके पास एक कार्बोकैटायन है, यहाँ पे आपको CH3 है, यहाँ इथाइल है, हाइड्रोजन है, इस पे Br माइनस का ऊपर से अटैक हो रहा है इस केस में, और इस केस में Br माइनस का नीचे से अटैक हो रहा है। जब ऊपर से अटैक हो रहा है, और यहाँ पे हमने कहा कि कार्बोकैटायन कैसा प्लेनर, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जब ऊपर से अटैक हो रहा है तो ए प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे होगा ये, क्योंकि जैसे ही ऊपर से अटैक होगा ए ग्रुप और ए ग्रुप थोड़ा नीचे आएगा, इसलिए इसको हमने थोड़ा नीचे करके शो किया। प्लेन वैसा ही रहेगा जैसा है, और Br माइनस जो है ऊपर से अटैक करेगा, और जब नीचे से अटैक करेगा जैसे कि इस केस में, तो आपको Br माइनस जो है नीचे से जा करके ऐड हो जाएगा। अगर इस दोनों कंपाउंड को देखिए जो प्रोडक्ट बना आपका, तो वो दोनों बेसिकली एक दूसरे का मिरर इमेज है। जैसे यहाँ पे एक आप मिरर लगा दीजिए, ये आपका मिरर है, तो आप देखिए इधर आपका CH2 CH3 है, इसी का मिरर इमेज ए वाला है। यहाँ पे ब्रोमीन है, इसका मिरर इमेज यहाँ है, CH3 का मिरर इमेज यहाँ है और हाइड्रोजन का मिरर इमेज यहाँ है। यानी ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी ये दोनों कंपाउंड जो है वो इनांशियोमेरिक पेयर है। अब चाहे तो इस दोनों कंपाउंड का कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो ऊपर वाले को निकालते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा ब्रोमीन का, ए हो गया 1, उसके बाद ए 2 हो गया और ए 3 हो गया, और हाइड्रोजन पीछे है और उसका प्रायोरिटी 4 हो गया। तो 1 से 2 पे जाइए और 2 से 3 पे जाइए। तो एक कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर एंटी क्लॉक मूवमेंट होता है तो हम लोग क्या कन्फिग्रेशन बोलते हैं, एस कन्फिग्रेशन। तो इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन हो गया एस और नाम हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। उसी तरह से इसका निकालते हैं, इसका 1 हो गया प्रायोरिटी, इसका 2 हो गया प्रायोरिटी, इसका 3 हो गया, और हाइड्रोजन आपका पीछे है। 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए। तो कैसा मूवमेंट है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसीलिए इसका कन्फिग्रेशन आर हो गया। तो आपने देखा कि इस कंपाउंड में चूंकि प्लेनर कार्बोकैटायन बना है, तो जो दोनों प्रोडक्ट है इनांशियोमेरिक पेयर है, एक आर है और दूसरा एस है, मिरर इमेज है, और दोनों 50-50% बनेगा। यानी ए कंपाउंड 50% बनेगा और दूसरा ए भी कंपाउंड आपका 50% ही बनेगा, क्योंकि इक्वली लाइकली है 50% न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा और दूसरा 50% न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। ऐसा मिक्सचर जिसमें 50-50% दोनों बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। यानी इस रिएक्शन में आपको रैसिमिक मिक्सचर बनेगा।
तो हमने जो भी कहा उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, अटैक एट द टॉप गिव्स एस इनांशियोमर एंड अटैक एट द बॉटम गिव्स आर इनांशियोमर। अब देखिए, टॉप पे अटैक हुआ था तो एस इनांशियोमर बना, बॉटम पे अटैक हुआ आर इनांशियोमर बना। एंड फाइनली ए रेसिमिक मिक्सचर रिजल्ट्स, क्योंकि 50-50% दोनों ही बनेगा। तो आप एक चीज़ बताइए, जो पहले आपका रिएक्टेंट था अल्कीन, वो ऑप्टिकली एक्टिव था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव था? इस रिएक्शन को अगर देखिएगा तो ये अल्कीन आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इसमें कोई कायरल कार्बन है नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी रिएक्टेंट जो बना ऑप्टिकली, रिएक्टेंट जो आपका था ऑप्टिकली इनएक्टिव था। जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? चूंकि प्रोडक्ट में दोनों ही बना है, आर भी बना है एस भी बना है, यानी आप इस प्रोडक्ट को पोलरीमीटर में डाल करके ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करिएगा तो फिर 0 डिग्री आएगा, क्योंकि आर वाला लेफ्ट रोटेट करेगा तो एस वाला राइट रोटेट कर देगा, यानी फिर ऑप्टिकल रोटेशन जो है आपका 0 डिग्री आएगा, यानी प्रोडक्ट भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये अलग बात है कि प्रोडक्ट में दो है, एक दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, मगर दोनों इक्वल रोटेशन शो करेगा। जितना आर वाले का प्लस साइड होगा एस वाले का उतना ही माइनस साइड होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन फिर 0 डिग्री होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रोडक्ट भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस केस में जो रिएजेंट यूज़ किया HBr, इसमें तो कुछ भी कायरल है ही नहीं, तो ए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसको हम लोग एक रूल की तहत लिखते हैं, और वो रूल ये होता है कि अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो एक कायरल है, जैसे कि इस केस में क्या 2-ब्यूटीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर आप चाहें तो यहाँ पे HBr कह सकते हैं क्योंकि इसमें HBr का रिएक्शन हुआ है, तो रिएक्टेंट आपका एक कायरल है 2-ब्यूटीन और HBr, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस बात को याद रखिए, रिएक्टेंट अगर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस केस में रेसिमिक मिक्सचर बना, इसलिए प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो हमने देखा एडिशन ऑफ HBr का क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्कीन ब्रोमिनेशन, यानी आपके पास कोई एक अल्कीन दिया हुआ है, उस पर ब्रोमीन से रिएक्शन करिए। मैकेनिज्म में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे हम लोग केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ब्रोमीन से जब रिएक्शन करिएगा तो होता क्या है कि इस कार्बन पे एक ब्रोमीन जुड़ जाता है और इस कार्बन पे एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, यानी ब्रोमीन मोलिक्यूल का एडिशन। थोड़ा सा हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं क्या हो रहा होगा। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और इस साइड भी आपका एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। होता क्या है, ब्रोमीन मोलिक्यूल जब अल्कीन के क्लोज आता है तो पोलराइज हो जाता है और इस न्यूक्लियोफाइल का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैच होगा, अटैक करेगा इस पर, और उसी टाइम पे ABr माइनस भाग जाता। और इस रिएक्शन में एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, और मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, अल्कीन के मैकेनिज्म वाले चैप्टर में इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो इसमें ब्रोमीन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फॉर्मल चार्ज एक प्लस है, और यहाँ पे Br माइनस रिलीज हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मल चार्ज -1 है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, यानी इस केस में एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट हुआ है। इंटरमीडिएट है ये, जैसे पहले वाले रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट था, इससे पहले वाले में कार्बोकटायन आपका इंटरमीडिएट था। यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन आपका जो है इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे सेम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फिर हम बना रहे हैं, केवल इस बार हमने इसको ब्रोमीन को ऊपर दिखा दिया है, कोई ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आपका दोनों साइड से बनेगा। और इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है।
अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, चूंकि Br माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री हो चुका है, ये Br माइनस इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, साथ ही साथ इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो ब्रोमीन माइनस जब कार्बन पे अटैक करेगा तो इस पे करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और इस पे करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे C है, इसको Me लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे C लिखा। पहला वाला अटैक जब ब्रोमीन का होगा तो A ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका Br जो है यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये जो प्रोडक्ट हमने लिखा है इस वाले पाथ के लिए, इसको मान लीजिए कि हमने कह दिया एक, तो एक अटैक से जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा है। दूसरा अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ब्रोमीन जो है कैसे जुटेगा, इसमें इधर अटैक होगा तो ये इधर की तरफ खुलेगा, तो इधर की तरफ खुलेगा यानी इस ब्रोमीन को हम लोग को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। इस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन है। यानी ये जो है इसको हम दूसरा अटैक कहें तो ये जो प्रोडक्ट है वो दूसरे अटैक से मिलेगा। हालांकि अगर आप फाइनल प्रोडक्ट को देखिएगा तो दोनों सेम ही है, कुछ हुआ नहीं है। इस केस में भी कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन लगा हुआ, यहाँ भी कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगा है, सेम इस कार्बन पे मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन, मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन। यानी कि इस दोनों रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिल रहा है स्ट्रक्चरली वाइज दोनों सेम ही है, मगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंस हो सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ब्रोमीन जो है वो एंटी अटैच हो रहा है। इस केस में ब्रोमीन यहाँ पे है और दूसरा ब्रोमीन नीचे से है, यानी एंटी एडिशन है ब्रोमीन का। अब ध्यान से देखिए, इस केस में भी ब्रोमीन एक ऊपर है और दूसरा ब्रोमीन नीचे है, यानी एडिशन कैसा हो रहा, ये एंटी एडिशन है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि एक बार रिंग आपका ऊपर बना है और दूसरा अटैक हो रहा वो नीचे से हो रहा, क्योंकि ऊपर से हो ही नहीं सकता ना, ऊपर में ऑलरेडी अस्टेरिक है, रिंग है, तो अटैक जब भी होगा तो एंटी ही होगा, क्योंकि आपको रिंग को तो फेस नहीं करना है, रिंग के बैक से ही अटैक होगा। यानी जब भी अटैक होगा इस सिचुएशन में तो एंटी अटैक होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी अटैक के थ्रू बनेगा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ए वाला कंपाउंड है, लेट्स से कि 1 है, इसका क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है और ए इसका क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरा 2 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ए है और एक कायरल कार्बन ए है, क्योंकि इस पे जो तीनों ग्रुप जुड़ा हुआ है और जो चौथा ग्रुप जुड़ा हुआ है चारों डिफरेंट है। इस केस में भी चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये दोनों कायरल कार्बन जो है जनरेट हुआ है इस रिएक्शन में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों जो कार्बन कायरल जनरेट हुए हैं क्या सेम टाइप का कार्बन है या डिफरेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो जनरेट हुआ है वहाँ हाइड्रोजन है, CH3 है, Br है और CH है, CH3 है, Br है। तो 2 कायरल कार्बन है, ए वाला और ए वाला। आप ये बताइए कि क्या ये दोनों कायरल कार्बन जो है इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों कायरल कार्बन इक्विवेलेंट है। कैसे, क्योंकि जो ग्रुप्स इस कार्बन से जुड़े हैं वही ग्रुप्स इस कार्बन से जुड़े हैं, तो ये दोनों कायरल कार्बन है जो इक्विवेलेंट है। तो होता है तो कितना स्टीरियो आइसोमर्स होता है, अगर इक्विवेलेंट नहीं होता तो 2⁻² यानी 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनता। बट आप याद कीजिए पिछले वीडियोज़ में हमने कहा था कि अगर इक्विवेलेंट है तो उस केस में 3 ही स्टीरियो आइसोमर्स बनते, यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 ही नहीं होगा, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यानी इस रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 2 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन सेंटर है, दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के केस में 2 अगर होता है तो हम लोग पिछले वीडियो में कहा है कि 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा, एक तो इनांशियोमेरिक पेयर बनेगा और एक मेजो आइसोमर बनेगा। यानी इनांशियोमेरिक पेयर प्लस मेजो, एक इनांशियोमेरिक पेयर में 2 आ गया और एक मेजो में 1 आ गया, तो टोटल आपका 3 स्टीरियो आइसोमर्स इस रिएक्शन में बनने जा रहा है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देर आर 3 स्टीरियोआइसोमर्स फॉर सच कंपाउंड, ए पेयर ऑफ इनांशियोमर्स एंड ए मेसो कंपाउंड। एक पेयर इनांशियोमर का बनेगा और एक मेसो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका भी 2 आइसोमर पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन आप इधर लगा सकते हैं, CH3 यहाँ लगा दीजिए और एक CH3 यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका ट्रांस वाला फॉर्म। इसी तरीके से इसका एक सिस फॉर्म होगा, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया। तो अब देखिए दोनों को हम लोग अलग अलग लेंगे, सिस के साथ Br2 का रिएक्शन और ट्रांस के साथ Br2 का रिएक्शन, और दोनों को देखते हैं और फाइनल में प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। तो पहले हम लोग सिस 2 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट फ्रॉम सिस 2 ब्यूटीन। आपको याद होगा कि दोनों रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो आपको एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा। याद करिए क्या होगा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, आपके पास सिस है CHH, यहाँ पे ब्रोमीन है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो ए आपका सिस फॉर्म हो गया। तो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो पहला स्टेप में एक आपको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन जनरेट होगा। इसी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन को यहाँ पे दिखा हुआ, तो ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है वो जनरेट हुआ। अब इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन पे ब्रोमीन माइनस का अटैक होगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, तो ये ब्रोमीन माइनस का अटैक हो रहा। तो ये ब्रोमीन माइनस अटैक 2 तरीके से करता है, या तो इस कार्बन पे करे या तो इस कार्बन पे करे। तो जब इस कार्बन पे करेगा यानी ए, तो क्या प्रोडक्ट होगा, ए पे करेगा तो ए वाला जो ब्रोमीन है यहाँ पे जाके ऊपर में जुड़ जाएगा, यानी ऊपर में जुड़ गया, और ए वाला ब्रोमीन नीचे में जुड़ जाएगा। तो ये तो हुआ रेड वाले अटैक से। अगर ए वाला अटैक हो तो क्या होगा, इस कार्बन पे ब्रोमीन नीचे से जुड़ जाएगा और ए वाला इधर खुलेगा, यानी इस कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर से जुड़ेगा, जो कि यहाँ दिखा है। इस कार्बन पे ब्रोमीन नीचे से जुड़ा और इस कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर से जुड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। जैसे मान लीजिए बीच में आपने कोई एक मिरर रख दिया, तो आप देखिए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। हाइड्रोजन CH3 इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, ब्रोमीन इधर आ गया, ब्रोमीन का मिरर ए होगा। इसी तरीके से इधर ब्रोमीन का मिरर इमेज ए है, CH3 का मिरर इमेज ए है, हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसीलिए ये दोनों कंपाउंड इनांशियोमर्स हैं। आप चाहें तो कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ग्रुप का प्रायोरिटी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और हाइड्रोजन आपका पीछे है, तो इधर से 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी S कन्फिग्रेशन हो गया। तो इस कार्बन का कन्फिग्रेशन S हो गया। उसी तरीके से दूसरे कार्बन का भी कन्फिग्रेशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस केस में आप इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, एक बार फिर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि ये S कन्फिग्रेशन हो गया। यानी दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन दोनों ही S कन्फिग्रेशन है, इसलिए इसका नाम हमने 2S and 3S दिया है। अब चाहे तो इसमें भी निकाल सकते हैं। ये हाइड्रोजन बैक साइड है, 1 प्रायोरिटी, 2nd प्रायोरिटी, 3rd प्रायोरिटी, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, 3 से 1 पे आ जाइए, 4 आपका बैक में है, तो ये R कन्फिग्रेशन, यानी इस कन्फिग्रेशन, इस कार्बन का कन्फिग्रेशन R है। इसी तरीके से दूसरे कार्बन का भी कन्फिग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन ब्रोमीन 1 प्रायोरिटी, 2nd प्रायोरिटी, 3rd प्रायोरिटी, हाइड्रोजन पीछे है, 4था प्रायोरिटी, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और 3 से फिर 1 पे आ जाइए। तो फिर एक तरह से क्लॉकवाइज कन्फिग्रेशन यानी R कन्फिग्रेशन है। तो इस केस में आपको
दूसरा कार्बन और तीसरा दोनों ही कार्बन पे आर कन्फिग्रेशन मिलता है, यानी इस कंपाउंड का जो कन्फिग्रेशन होगा और एस नोमेनक्लेचर होगा वो 2R3R डाइब्रोमोब्यूटेन होगा। यानी कि जब आप सिस ट्यूब्यूटेन लेते हैं, देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें तो सिस साइड लगाओ, CH3 इधर और CH3 इधर, सिस साइड लगाओ, यानी दोनों एक ही साइड लगाओ, हाइड्रोजन बैक में हाइड्रोजन बैक में, यानी ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है वो सिस से बना है, इंटरमीडिएट जो है सिस से बना है। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा, ये दोनों कार्बन और ये जो रिंग है वो पेपर के प्लेन में है और ये हाइड्रोजन प्लेन से अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन प्लेन से अंदर जा रहा है, ये CH3 प्लेन के बाहर जा रहा है, ये CH3 प्लेन के बाहर जा रहा है। तो आपने अगर सिस लिया, सिस टू ब्यूटीन, तो आपको जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है वो जो है उस केस में अगर आप देखिएगा तो वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। यहाँ से अगर कट करिए, इससे इस पॉइंट से अगर कट करिएगा तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका जो इंटरमीडिएट है वो भी ए कायरल है, कायरल नहीं है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो इंटरमीडिएट है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन वो बेसिकली ए कायरल है, सो इंटरमीडिएट आपका ए कायरल है। एंड प्रोडक्ट जो आपको बनेगा इस केस में दोनों रेसमिक मिक्सचर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इनांसियोमर है आपका, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का इनांसियोमर है और 50% चांस है कि ऊपर से अटैक हो और 50% चांस है कि नीचे से अटैक हो, यानी 50% आपका ए वाला कंपाउंड बनेगा और 50% आपका नीचे वाला बनेगा, यानी जितना जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी रेसमिक मिक्सचर। ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन फिर से 0, क्योंकि जितना ये प्लस साइड में ले जाएगा ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला माइनस साइड में ले जाएगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट का ऑप्टिकल रोटेशन 0 मिलेगा, यानी प्रोडक्ट भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमने जो भी यहाँ पे कहा उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, जब आप सिस 2 ब्यूटीन लेते हैं उसका सिस फॉर्म, 2 ब्यूटीन का सिस फॉर्म, और उसको ब्रोमीनियम आयन से रिएक्ट करते हैं या कहें ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, तो पहला स्टेप में एक ब्रोमोनियम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो एक कायरल है। अब इस साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट पे एंटी अटैक होता है। किसका एंटी अटैक? ब्रोमीन माइनस का, यानी जिधर रिंग ऊपर में बना है उसके नीचे से अटैक होता है। जब एंटी अटैक होता है तो जो दोनों ब्रोमीन जुड़ते हैं वो एंटी साइड में जुड़ते हैं, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, एंटी साइड में जुड़ते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनता है 50% इनांसियोमेरिक पेयर का मिक्सचर बनता है, इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये तो हुआ सिस 2 ब्यूटीन पे ब्रोमीन का एडिशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांस 2 ब्यूटीन पे कैसा रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस केस में भी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, सेम ही चीज़। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन में अंतर केवल इतना ही होगा कि ये दोनों CH3 ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड में लगे होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है। इसके पहले वाला सिस फॉर्म था तो दोनों एक ही साइड लगा था, यानी इस प्लेन में एक CH3 अंदर की तरफ है और एक CH3 बाहर की तरफ है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है और दूसरा हाइड्रोजन जो है इस प्लेन से बाहर की तरफ है, और ये जो रिंग है CCBr का रिंग वो इस प्लेन में है। अब फिर 2 अटैक हो सकता है, अटैक या तो आपका इस कार्बन पे हो जैसा कि यहाँ पे हो रहा, या तो इस कार्बन पे हो जैसा कि यहाँ पे हो रहा। अगर रेड वाला अटैक है तो क्या होगा, ब्रोमीन जो है इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो इस कार्बन से ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दिया, और जिस टाइम पे यहाँ जुड़ेगा ये ब्रोमीन इधर की तरफ फ्री हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा, यानी इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ये तो हुआ रेड अटैक। जब ब्लू अटैक होगा तो क्या होगा, जब ब्लू अटैक होगा यानी ए वाला अटैक आपका ब्लू वाला अटैक, तो इस केस में क्या होगा कि इधर की तरफ एक खुलेगा और यहाँ पे जाकर के ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जिसको कि हमने यहाँ पे शो किया। इस पे ब्रोमीन नीचे से आके जुड़ा और इस पे ब्रोमीन जाकर के ऊपर से जुड़ा, तो फिर आपको 2 पेयर बनेगा, यानी कि एक आपको ए वाला बनेगा और एक ए वाला बनेगा, और फिर से आपको 50% अटैक होगा, 50% ऊपर वाला और 50% नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा। मगर अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों इनांसियोमर है या नहीं है। एक काम करते हैं, पहले एक यहाँ पे प्लेन मिरर रखते हैं,
तो यहाँ पे एक हमने मिरर रखा और देखा, तो ये दोनों कंपाउंड जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ पे ब्रोमीन है, उसका मिरर ए ब्रोमीन है, यहाँ पे CH3 है, उसका मिरर यहाँ है, हाइड्रोजन का मिरर यहाँ है। यानी कि इस दोनों कंपाउंड का जब आप मिरर इमेज बनाइएगा तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मगर ये दोनों मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल है, या ऐसे कहें कि ये दोनों कंपाउंड जो है दोनों दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, दोनों सेम ही कंपाउंड है, ये मेजो कंपाउंड है। इसको हम लोग साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला से दिखाएंगे, मगर उसके पहले हम लोग ये दिखा देते हैं कि इस कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है। जैसे यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 से 2, 2 से 3, यानी किधर हो गया, ये S कन्फिग्रेशन हो गया, यानी इस कार्बन का कन्फिग्रेशन S है। यहाँ पे 1 और दूसरे कार्बन पे इसका प्रायोरिटी 2 और इसका प्रायोरिटी 3, और तो ये क्या हो गया आपका 1 से 2, 2 से 3, तो क्या कन्फिग्रेशन हो गया, एक कन्फिग्रेशन S। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ होना चाहिए था। तो एक रूल होता है बेसिकली, एक बार जब आप कन्फिग्रेशन चेंज करते हैं तो, या एक एटम का पोजीशन चेंज करते हैं तो कन्फिग्रेशन उलट जाता है। तो मन में सोचिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ, जैसे कि क्या हुआ, इसको हम लोग यहाँ करते और इसको यहाँ करते, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, तो क्या हो जाता, जो कन्फिग्रेशन आया है उसका कन्फिग्रेशन उलट जाता। यानी कि अभी आया क्या है, अभी आपका S आया है S, मगर हाइड्रोजन किधर है, हाइड्रोजन बाहर की तरह है, और हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन होना किधर चाहिए था, हाइड्रोजन अंदर की तरफ होना चाहिए था। तो अगर अंदर होता, अंदर करने के लिए कितना चेंज करना पड़ता, एक चेंज, इस CH3 को यहाँ ले आते और इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाते। तो एक बार इंटरचेंज करने से जो कन्फिग्रेशन चेंज होता है वो R हो जाएगा। यानी एक एटम का आपने कन्फिग्रेशन चेंज किया तो उसका कन्फिग्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा, यानी वो इसका कन्फिग्रेशन R है। बेसिकली S इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सही नहीं लिया, हाइड्रोजन पीछे होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को पीछे करके निकाल लेते हैं और जो कन्फिग्रेशन आएगा उसको उलट देंगे। फिर से समझिए इस बात को, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस कार्बन का कन्फिग्रेशन निकालना है, तो हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ कर दिया और CH3 यहाँ कर दिया। अब इस मॉलिक्यूल का हम लोग कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं, क्या आ गया, 1 2 3, तो क्या कन्फिग्रेशन है इसका, 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए, 3 से 1 पे जाइए, तो फिर इसका कन्फिग्रेशन S है। बट क्या ये एक्चुअल मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन है, नहीं। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में CH3 का पोजीशन उल्टा था और H का पोजीशन अलग जगह पे था। तो ये जो कन्फिग्रेशन आया, ये इसको एक बार रिवर्स कर दीजिए तो एक्चुअल मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन आ जाएगा, यानी S है, इसको आप रिवर्स कर दीजिए R हो जाएगा, तो इसका कन्फिग्रेशन जो है R है। अगर ये पूरा आपको समझ में नहीं आया तो चिंता न करने की बात नहीं है, किसी और वीडियो में हम लोग इस बात को फिर से डिस्कस करेंगे कि कार्बन पे एक एटम का जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो उसका जो कन्फिग्रेशन है वो भी इंटरचेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2s3r है और इसका कन्फिग्रेशन आप खुद से निकालिएगा, तो इस केस में आपको 2r3s आएगा। चूंकि ये दोनों कार्बन बेसिकली इक्विवेलेंट है तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, यानी मॉलिक्यूल खुद ही एक कायरल है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, मॉलिक्यूल खुद ही एक कायरल है, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली मेजो प्रोडक्ट है, या ये कहें कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल है। इसको हम लोग साहर्स फार्मूला से इजीली दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको साहर्स फार्मूला से इलस्ट्रेट करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ है ट्रांस 2 ब्यूटेन, तो इधर हाइड्रोजन ले लीजिए और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इधर ले लीजिए और इधर आपका CH3 ले लीजिए और इस कार्बन पे CH3 को इधर रख लीजिए। पहला स्टेप में क्या हुआ था, पहला स्टेप में एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना था, C हाइड्रोजन यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है
और इधर साइड में CH3 है, इधर साइड में CH3 है आपका, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। मान लीजिए कि आपने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऊपर में बना दिया, तो ये आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में दिखाएंगे। क्या होगा, आप इसको साहर्स बनाना चाहते तो क्या करेंगे हम लोग कि एक ऐसा बनाया और इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, यानी नीचे की तरफ बाई, और ऊपर में ब्रोमीन हमारा अटैच है। और दूसरे मॉलिक्यूल में भी ऐसा सिचुएशन है और ब्रोमीन ऐसे अटैच है। हाइड्रोजन बैक साइड में इस कार्बन पे और CH3 ग्रुप जो है बाहर साइड में है। इस कार्बन पे CH3 ग्रुप अंदर साइड में है और हाइड्रोजन आपका इधर साइड में। तो यही आपका ट्रांस का जो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस का अटैक होगा। पहले हम लोग इस कार्बन पे अटैक का प्रोडक्ट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये आपका ऐसे अटैक होगा और इधर की तरफ खुलेगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा और जैसे ही नीचे में ब्रोमीन अटैक करेगा ये दोनों बॉन्ड जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है बाई कुछ ऐसा बन जाएगा। ऊपर में हाइड्रोजन यहाँ पे और मिथाइल यहाँ पे, और ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा क्योंकि इसमें जो है ब्रोमीन ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। मिथाइल इधर है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये तो हुआ इस कार्बन पे अटैक। अब दूसरा अटैक जो हो सकता था Br माइनस का, वो इस कार्बन पे होता, तो क्या प्रोडक्ट होता, तो उसका प्रोडक्ट हम लोग फिर लिख सकते हैं। इस कार्बन पे इधर अगर अटैक होता तो ए बॉन्ड इधर की तरफ खुलता, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होता, इस केस में ब्रोमीन ऊपर चला गया और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा हाइड्रोजन मिथाइल, और इस केस में ब्रोमीन नीचे से अटैच हुआ है और ए वाला जो है, अब देखिए ए क्या होगा, ए मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऊपर क्योंकि नीचे से अटैक हो रहा, और मिथाइल ऊपर चला जाएगा। यानी दो प्रोडक्ट बना आपका, ये प्रोडक्ट नंबर 1 और ए प्रोडक्ट नंबर 2 ट्रांस 2 ब्यूटेन पे जब रिएक्शन हुआ। हमारा कहना यह है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। तो इस बात को शो करने के लिए पहले हम लोग दोनों मॉलिक्यूल का इक्लिप्स कन्फर्मर बनाते हैं। चलिए 1 का इक्लिप्स कन्फर्मर बनाते हैं। 1 मॉलिक्यूल आपका ये है, इसका हम लोग इक्लिप्स कन्फर्मर बनाने जा रहे हैं, यानी कि साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला जिसमें इक्लिप्स हो जाए, यानी दोनों बाई एक ही तरफ हो जाए। ये कैसे हो सकता है, इस बॉन्ड को अगर रोटेट कर दीजिए, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन ऑलवेज पॉसिबल होता है। इस कार्बन को जैसे है वैसे ही रखें, इसका कन्फिग्रेशन, यहाँ हाइड्रोजन है, मिथाइल है और यहाँ ब्रोमीन है। इसको जब 180 से रोटेट करिएगा तो ब्रोमीन जो ऊपर है ब्रोमीन नीचे चला आएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ है 180 से रोटेट करने के बाद इधर कहीं चला जाएगा, यानी प्लेन के पीछे हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 180 से रोटेट करिएगा तो ये यहाँ चला आएगा, यानी प्लेन से बाहर। ये हो गया आपका कंपाउंड नंबर 1 का इक्लिप्स कन्फॉर्मर। अब दूसरे का इक्लिप्स कन्फॉर्मर बनाते हैं। दूसरे का बनाइएगा तो दोनों वैसा ही करते हैं, फिर से दोनों साइड में ऊपर में बाई रखते हैं और इसको फिर हम लोग 180 से रोटेट करते हैं। इधर साइड में तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही ऊपर है मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन। इधर आप चेंज करिएगा तो ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, और मिथाइल जो है प्लेन के बाहर है, कहीं इधर चला जाएगा प्लेन के अंदर, तो आपका मिथाइल यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन कहीं प्लेन के बाहर आ जाएगा। ये तो दूसरे कंपाउंड का जो है इक्लिप्स कन्फॉर्मर है। अगर आप देखिए तो अभी ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं दिख रहा, एक बार और आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, यहाँ पे कोई एक एक्सिस लीजिए। अब इस एक्सिस के अबाउट इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करिए। मॉलिक्यूल को आप ऑलवेज रोटेट कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल को रोटेशन से मॉलिक्यूल में तो कुछ चेंज होने नहीं जा रहा। तो 180 से रोटेट करिएगा तो क्या इंटरचेंज होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, क्या होगा 180 से रोटेट करिएगा तो ए ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा जो इस कार्बन का ब्रोमीन है, और मिथाइल ग्रुप जो अंदर में था वो बाहर में आ जाएगा, हाइड्रोजन जो बाहर में था वो अंदर में चला जाएगा। ए ब्रोमीन यहाँ चला आएगा और मिथाइल जो अंदर में था बाहर चला आएगा, हाइड्रोजन जो अंदर में था वो हाइड्रोजन
सॉरी हाइड्रोजन जो बाहर में था वो अंदर में चला जाएगा, यानी कि एक कंपाउंड आपका सेकंड कंपाउंड है उसका एक्लिप्स कन्फॉर्मर। अगर अब आप ध्यान से देखिए तो ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपका मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन और जिस तरह का शेप यहाँ उसी तरह का शेप यहाँ, हाइड्रोजन मिथाइल ब्रोमीन जैसा शेप यहाँ वैसा शेप यहाँ। यानी कि साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला को यूज़ करके आप आसानी से दिखा सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड जो है सेम ही कंपाउंड है। यानी ट्रांस 2 ब्यूटीन पे जब ब्रोमीन का अटैक हुआ है तो दोनों कंपाउंड सेम ही है, दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर कोई आप एक प्लेन खींचें तो इस प्लेन के अबाउट ये मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लेन अगर खींचिएगा आप तो देखिएगा कि इस प्लेन के अबाउट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है मेजो है। तो हम समराइज कर सकते हैं कि ट्रांस 2 ब्यूटीन पे जब ब्रोमीन का अटैक हो रहा तो दो प्रोडक्ट नहीं एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक कंपाउंड एक मेजो है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे तो आपका सिस 2 ब्यूटीन होता चाहे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन होता, दोनों ही केस में प्रोडक्ट जो बना ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। सिस 2 ब्यूटीन में क्या बना था? रेसमिक मिक्सचर बना था। अब प्रोडक्ट क्या था आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि रेसमिक मिक्सचर है, दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन बना बराबर है तो फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सिस 2 ब्यूटीन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, इससे जो प्रोडक्ट बना वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रिएजेंट जो था ब्रोमीन वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली ट्रांस 2 ब्यूटीन से जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? मेजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रिएक्टेंट क्या था? ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड ब्रोमीन, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम लोग समराइज कर सकते हैं कि अगर आपका रिएक्टेंट achiral है, if the achiral reactants in this case either cis or trans 2 butene and bromine always forms optically inactive product। तो हमने समराइज किया कि जब जब आपके पास रिएक्टेंट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस केस में सिस 2 ब्यूटीन ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रोडक्ट बना रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस 2 ब्यूटीन ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रोडक्ट जो बना मेजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ब्रोमीन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही, यानी रिएक्टेंट में ब्रोमीन भी यूज हुआ है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस बात को आप याद रखिए। अभी जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक प्रॉब्लम से और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम में कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 बोरोहाइड्राइड, बोरोन प्लस हाइड्राइड reacts with C2 carbonyl carbon atom of pyruvic acid to give lactic acid। ये रिएक्शन दिया हुआ, ये आपका पायरुविक एसिड है और जब सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 से रिएक्ट करता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? तो आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है। पहला जो रिएक्टेंट है क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ बिल्कुल है। इसमें एक कायरल कार्बन जनरेट हो रहा, यानी कि इस वीडियो में जो भी हमने सीखा कि इस रिएक्शन के थ्रू एक स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट हो रहा। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट हुआ यानी ये कंपाउंड बनेगा और इसका एक मिरर इमेज यानी इसका एक इनांसियोमर बनेगा। तो जैसे ही ये बनेगा और इसका इनांसियोमर बनेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों इक्वल अमाउंट में बनेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसको सीधे सीधे ऐसे भी हम कह सकते थे इस रूल से कि रिएक्टेंट हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है और रिएजेंट भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट भी जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चूंकि प्रोडक्ट में एक कायरल कार्बन है तो इसका दोनों फॉर्म बनेगा ए और इसका दूसरा आर और एस कन्फिग्रेशन दोनों बनेगा, एनांसियोमर बनेगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा। इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। थोड़ा सा इस रिएक्शन को और हम देखते हैं। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखिएगा तो कैसा मॉलिक्यूल होगा? ज्योमेट्री प्लेनर होगा। यहाँ पे C ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O
और इधर साइड में मान लीजिए आपने CH3 लगा दिया और इधर साइड में आपने COOH ग्रुप को लगा दिया, तो ये आपका COOH ग्रुप है। ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल हुआ? ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर मॉलिक्यूल हुआ। इस रिएक्शन को देखिएगा तो होता क्या है, H- जो है अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बन पे प्लस चार्ज होता है जनरली कार्बोनिल कार्बन में, उस पर H- न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करता है। बाद के चैप्टर में इसको विस्तार से देखेंगे, यहाँ पे केवल हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो H- ऊपर से भी अटैक कर सकता है, H- नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये सेम सिचुएशन है जैसा आपको कार्बोकटान था। कार्बोकटान प्लेनर, ऊपर से अटैक नीचे से अटैक, और दोनों अटैक कितना कितना होगा? 50% ऊपर से होगा और 50% जो अटैक होगा वो नीचे से होगा। तो जब ऊपर से अटैक होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ए, और जिस टाइम पे अटैक होता है उसी टाइम पे ए वाला जो बॉन्ड है आपका खुल जाता है, यानी O-, और बाद में O- हाइड्रोजन ले लेता है, H+ ले लेता है, तो वो OH बनाता है। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। क्या हुआ इस केस में? हाइड्रोजन जो है ऊपर से आकर के ऐड हुआ। तो पहला स्टेप में लिखते हैं हाइड्रोजन ऊपर से अटैच हुआ और CO बॉन्ड जो है खुल करके OH बॉन्ड बना लिया, और A वाला कार्बन थोड़ा नीचे आ गया और A और थोड़ा नीचे आ गया, तो ये हो गया CH3, तो ये हो गया आपका COOH। तो एक प्रोडक्ट तो ऊपर से बना, वो ये हुआ। नीचे से अटैक होगा तो क्या होगा? C यहाँ है, OH थोड़ा ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन नीचे से आकर अटैच होगा, CH3 थोड़ा ऊपर चला गया और COOH भी है जो आपका थोड़ा ऊपर चला गया। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक प्लेन मिरर अगर रख दीजिएगा तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब चाहे तो इसका वो भी निकाल सकते हैं, RS कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग RS कन्फिग्रेशन नहीं निकाल रहे हैं, आप एक्सरसाइज के तरीके से इसका RS कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो है बेसिकली इनांसियोमर है, जितना 50% A बनेगा उतना ही 50% A बनेगा, यानी फाइनल जो कंपाउंड बनेगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन फिर से 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इनांसियोमर को आप डालिएगा सॉल्यूशन में, वो फाइनल ऑप्टिकल रोटेशन को 0 डिग्री कर देगा। यानी इस रिएक्शन से आपने देखा कि कैसे आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट है, ये वाला जो था ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जो प्रोडक्ट है दोनों मिलाकर के प्रोडक्ट है, ये दोनों भी मिलाकर के जो है इनएक्टिव है। ये हो सकता है कि दोनों अलग अलग एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक प्रॉब्लम हम लोग और लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड बाय NADH। NADH कोई एंजाइम है, यूजिंग लीवर एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज yields exclusively S lactic acid. Why does only single product form? कहा जा रहा कि ये पायरुविक एसिड है, अगर इसको इस रिएजेंट से रिएक्ट करते तो केवल एक ही हमको S वाला कन्फिग्रेशन मिलता है, केवल एक ही, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। आपका रिएजेंट जो है, रिएक्टेंट जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, दूसरा नहीं मिलता, S नहीं मिलता। ऐसा क्यों हुआ होगा? आप अगर देखिए तो रूल क्या था, अगर रिएक्टेंट और रिएजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मगर इसमें क्या हो गया, इसमें प्रोडक्ट तो आपका एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ए आपका इनएक्टिव है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब का आपका रिएजेंट जो है NADH, जो कि एंजाइम की तरह रिएक्ट कर रहा, ए अगर ऑप्टिकली एक्टिव है। इसी कारण इस रिएक्शन में केवल S कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि रिएजेंट जो है उसमें एक पार्ट मॉलिक्यूल खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन जब होता है तो कैसे प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालते हैं। पहला हमने देखा HBr का एडिशन,
जिसमें H प्लस Br माइनस का एडिशन होता है, और उस केस में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। ब्रोमीन माइनस का अटैक एंटी अटैक होता है, उस केस में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना चाहिए कि रिएक्टेंट एंड रिएजेंट अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और किसी किसी केस में आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा और किसी किसी केस में मेजो मिलेगा, और किसी सिचुएशन में अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल आपका रिएजेंट ऑप्टिकली एक्टिव था, इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो था, इस पर आप इसको एक दो बार फिर से देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।